हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेक्चरर एग्ज़ाम अब आने ही वाला है, क्योंकि विज्ञापन आ चुका है और जो तिथियां पहले से ही निश्चित हैं उन तिथियों में परीक्षा होनी है। बस 20 जनवरी, जो जनवरी में जो परीक्षा होनी थी वो टली है, उसके बाद की जो तिथियां हैं उनमें परीक्षा होनी है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हिंदी के सिलेबस को 2 पार्टों में बांट दिया है और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कर दिया है। तो हिंदी का जो सेकंड पेपर है, क्योंकि ये जो सेकंड पेपर का ही टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो हम अधिकतर कहीं न कहीं एलटी या अन्य सभी जो हमारे तैयारियाँ होती हैं, हिंदी लिटरेचर हम पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो पार्ट हमेशा पीछे छूट जाता है वो होता है काव्य शास्त्र आलोचना। तो इस पर कितने प्रश्न मैंने यहाँ पर पूरा एक आप कह सकते हैं कि हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड का पूरा एक आपके लिए सैंपल पेपर यहाँ पर बनाया है, जो 40 प्रश्नों का है। लेकिन इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर जो हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय का जो सिलेबस है, वहाँ से हर टॉपिक से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो और इससे संबंधित प्रश्न समझ में आएंगे। प्रश्नों की व्याख्या मैं अत्यधिक नहीं करूंगी, क्योंकि अब समय व्याख्या का नहीं, अब है क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन देखने का और उनके आंसर को समझने का। तो यहाँ पर 40 प्रश्न हैं और हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय से ये प्रश्न लिए गए हैं। जो हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय का जो आपका सिलेबस है, उससे मैंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक सैंपल पेपर तैयार किया। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्नों का संकलन आपको कैसा लगता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इनके साथ आप व्याख्या भी चाहते हैं तो उसमें भी आप बताइए, क्योंकि अगर मैं विदाउट व्याख्या यहाँ पर लेते आऊंगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और कम समय में हम देख सकते हैं, नए नए प्रश्न देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि काव्य शास्त्र आलोचना भाषा व्याकरण इसका सिलेबस है हिंदी प्रश्न पत्र द्वितीय का। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न यहाँ पर आएंगे। तो पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, देव बड़े की बिहारी, नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदी आलोचना की जो पहली पुस्तक है उसका नाम क्या है, हिंदी कालिदास की आलोचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना का जनक किसे माना गया है, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी जानते हैं कि आलोचना, वैसे आलोचक की हम बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, लेकिन हिंदी आलोचना का जनक यहाँ पर जहां पर बात आ जाएगी तो हिंदी आलोचना का जनक माना जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं किस प्रकार की हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस विधा में उन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। तो व्यंग्यात्मक हैं, व्याख्यात्मक हैं, निर्णयात्मक हैं या प्रशंसात्मक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्णयात्मक हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और मिश्र बंधुओं की आरंभिक आलोचनाएं किस प्रकार की हैं, निर्णयात्मक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की समीक्षा की है, रस कलश, मयंक मंजरी, व्यंग्यार्थ मंजूषा, संयोगिता स्वयंवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयोगिता स्वयंवर। इसका जो है समीक्षा की है किस नाम से, सच्ची समालोचना शीर्षक से इस ग्रंथ की समीक्षा की है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की आलोचना किस प्रकार की है, परिचयात्मक है, व्याख्यात्मक है, व्यंग्यात्मक है या तुलनात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इनकी जो आलोचना है वो परिचयात्मक है, मतलब इंट्रोडक्शन कह सकते हैं ना, परिचय देते हुए इनकी आलोचना इस प्रकार से होती है, किसकी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, काव्यादर्श या साहित्य दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाट्यशास्त्र। तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, नाट्यशास्त्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ननु शब्दार्थो काव्यम किसने कहा है, भामह, रुद्रट, भोज या दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट ने कहा है ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, ऐसी उक्तियां पूछी जाती हैं तो आप इनको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, शब्दार्थ शरीर तात्व काव्यम किसने कहा है, शब्दार्थ शरीर तावत काव्यम किसने कहा है, मम्मट ने, व्यास ने, आनंदवर्धन ने या दंडी ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आनंद वर्धन ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन किसका है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। यह कथन किसका है, वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या को काव्य किसने कहा है? भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या को काव्य किसने कहा है? वुड्सवर्थ ने कहा है, हडसन ने कहा है, आचार्य शुक्ल ने कहा है, या डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हडसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के आदि आचार्य कौन है? पिंगल, भरत, मम्मट या भामा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिंगल छंद शास्त्र के आदि आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, छंद सूत्र के रचयिता कौन है? छंद सूत्र के वाल्मीकि, पिंगल, कुंतक या दंडी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिंगल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लौकिक संस्कृत छंदों का जन्मदाता किसे माना गया? अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हैं, काव्य शास्त्र आप पढ़ चुके हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर चुके हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए कहीं ना कहीं रिकॉल काम करेंगे। और आपको प्रश्न कैसे लगते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लौकिक संस्कृत छंदों का जन्मदाता किसे माना गया है? पिंगल, भामा, वाल्मीकि या भरत? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि को। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदोर्ण, छंद विचार, छंदसार या छंदमाला? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छंदमाला हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति, कृति माने रचना। अगला प्रश्न है, छंदमाला के रचयिता कौन है? केशवदास, मतीराम, देवकवि या भिखारी दास? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास छंदमाला के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, आप सभी जानते हैं सब वाक्यांश के लिए एक शब्द है, छंद शास्त्र है, हिंदी आलोचना है, मुहावरे, उपसर्ग, कहावतें, संधि, समास, धातु रूप, ये सब यहाँ पर सम्मिलित है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, अंडे से जन्म लेने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंडज, चिड़िया, पिंडज या स्वेज? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंडज। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, उसे हम क्या कहेंगे? अंतःपुर, अंतेवासी, वज्रबटुक या ब्रह्मचारी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? भिखारी कहेंगे, याचक कहेंगे, अंकीचन कहेंगे या अंत्यज कहेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंकीचन कहेंगे, जिसके पास कुछ ना हो। अगला प्रश्न है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसको हम क्या कहेंगे? अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है अगोचर। है ना, हम बोलते हैं ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो हम ईश्वर को कहते हैं अगोचर, कि जिनका हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकते। तो अगोचर जिनका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अजय, अजीत, अजय, अजात शत्रु? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, अजय। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना। मैंने कहा ना मुहावरे भी यहाँ पर लिए गए हैं, तो अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना, इनकार करना, इशारा करना या मजाक करना? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनकार करना। अंगूठा लगाना, तो इसका अर्थ, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मना करना, बाधा पहुंचाना, स्वीकार करना या दोषारोपण करना? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 23, अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? अयोग्य को पुरस्कार मिलना, अंधा भी अपना लक्ष्य पा सकता है, अंधे व्यक्ति को प्रसन्न करना, अनायास ही मिलना? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनायास ही मिलना। अनायास का मतलब होता है अपने आप, अनायास ही मिलना यानी कि अपने आप ही मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला है, लोकोक्ति कहावतें यहाँ पर आ गई हैं। अंधी पी से कुत्ता खाए, किसी के कार्य का लाभ अन्य व्यक्ति को मिले, कृपण का धन ठगी में जाता है, श्रमजीवी का सदैव शोषण होता है, अंधों का परिश्रम व्यर्थ है या व्यर्थ होता है? तो उसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए, किसी के कार्य का लाभ जब अन्य व्यक्ति को मिलता है तो उसको कहते हैं लोकोक्ति में अंधी पी से कुत्ता खाए। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा, इस कहावत का अर्थ क्या है? किसी के कार्यों का उपहास करना, अन्याय का बोलबाला, अत्याचार का बोलबाला, शासक का विलास प्रिय होना? अब कई लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी सुनी तो उनको लगेगा कि शासक का विलास प्रिय होना इसका आंसर है, जबकि इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी, अन्याय का बोलबाला जहां पर होता है वहां पर कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा। अब आते हैं हम कुछ उपसर्गों में, तो तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है? 21, 23, 24 या 25? तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 21। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, अति है, अत्य है या अत है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति, और इसमें
जो मूल शब्द है वो है उक्ति, अत्युक्ति ये शब्द बन गया। अगला प्रश्न है कपीस में कौन सी संधि, आपके सिलेबस में संधि भी है तो हमको संधि भी देखनी है। अगर आप संधि समास उपसर्ग से संबंधित डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहां मैंने संधि उपसर्ग और ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट जब मैंने यहाँ पर ग्रुप्स या अन्य सभी के लिए हिंदी के सेट बनाए तो वहां पर आपके ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो कपीस में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, अयादि या यण। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है रेखांश में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, गुण या यण। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है चंद्रोदय में कौन सी संधि है, दीर्घ, वृद्धि, गुण या अयादि। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। किस संधि का नियम क्या है, सूत्र क्या है, वो सब वहां पर वीडियो में है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है यद्यपि में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या यण संधि। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। अगला प्रश्न है अब समास आ गया है, अंगरक्षक में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या अविभाव। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है अंधविश्वास में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो अंधविश्वास में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है। राम शब्द का आप सभी जानते हैं इसमें हमने धातु रूप भी देखने हैं, तो राम शब्द का पंचमी एकवचन रूप क्या होगा, प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे। आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगता है, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा मैं वीडियो और बनाती रहूंगी। तो राम शब्द का पंचमी एकवचन रूप है रामात, रामस्य, रामम या रामाय। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामात। अगला प्रश्न है मुनौ रूप किस विभक्ति का है, प्रथमा एकवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एकवचन। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी एकवचन जो विभक्ति है वह है मुनौ। अगला प्रश्न है पाश्चात्य काव्यशास्त्र का उद्गम स्थल कौन सा देश माना जाता है। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी प्रश्न है, रोम, यूनान, मिस्र या भारत। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का उद्गम कौन सा देश माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनान या ग्रीस। अगला प्रश्न है अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, अरस्तु, प्लेटो, होरेस या वर्जिल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। अगला प्रश्न है अरस्तु के काव्यशास्त्र में प्रमुख रूप से किस काव्य रूप का विश्लेषण किया गया है, महाकाव्य, त्रासदी, गीति काव्य या व्यंग्य। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, काव्य कला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है, प्लेटो, अरस्तु, होरेस या लॉन्गिनस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होरेस। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र के शब्द आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन पाश्चात्य काव्यशास्त्र पूरा ही अब सिलेबस आप देखेंगे सेकंड पार्ट में डाल दिया है, तो वहां पर से क्वेश्चन का अच्छा खासा निर्माण होगा, तो आप इनको देखते रहें। विरेचन की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है, अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, कि विरेचन की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि विरेचन का सिद्धांत किसने दिया है, प्लेटो, अरस्तु, साक्रेटिस या हारिस, हॉरिस कह सकते हैं, हारिस कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। तो ये थे काव्य शास्त्र, आलोचना, भाषा एवं व्याकरण से एक सैंपल पेपर सा मैंने यहाँ पर 40 प्रश्नों का आपके लिए बनाया। आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लगता है, क्या आप प्रश्नों की संख्या अधिक चाहते हैं या साथ में व्याख्या चाहते हैं, कोई भी आपका विचार है या कोई भी आपका व्यू है, दृष्टिकोण इस वीडियो को लेकर है, तो प्लीज मुझे बताएं, और आपको प्रश्न का संकलन कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।